हमारे सहयोगी रेहाना मंसूरी हमारे साथ है। दिल्ली से रिसर्चर जो कि दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन राष्ट्रीय मानवाधिकार अभियान के साथ रिसर्च करती है भानुप्रिया जी दिल्ली से, जो हमारे साथ उसमें है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट लीडर हैं, मनी प्रजापति हैं, सैनी जी हैं, राम सिंह जी हैं और हमारे और भी स्टूडेंट लीडर्स बैठे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे दो मकसद है। एक तो ये है कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार और अलग अलग देश की सरकारें छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, पिछले साल का एनालिसिस हम लोगों ने देखा, पिछले साल के बजट्स को हम लोगों ने देखा, लगातार बजट कम होता चला जा रहा है। और ये हालत है कि 76 साल पुरानी इस छात्रवृत्ति स्कीम आज बंद होने की कगार पे पहुंच गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोग यहाँ पे जो एड्रेस कर रहे हैं, हमारे साथ दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन, बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच और हमारे समस्त स्टूडेंट्स लीडर्स के माध्यम से हम लोग यहाँ पर एक जो हमारी टीम ने आप सभी मीडिया के रिपोर्ट्स के माध्यम से जो केंद्र की और नेशनल लेवल पे मीडिया ने अलग अलग रिपोर्टें प्रस्तुत किया है, उन सब को देखते हुए हम लोगों ने आपके साथ जो प्रेस नोट साझा किया है उसके माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि लगभग 62 लाख SC ST स्टूडेंट्स को लाभ देने वाली जो 76 साल पुरानी स्कीम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो बंद कराने जा रही है ये सरकार। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि केंद्र सरकार की जो योजना है उसको बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र सहित 14 से अधिक राज्यों में लगभग बंद हो गई। और ये खबर जो है वो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है। हम लोग जो बजट रिसर्च कर रहे हैं उसके माध्यम से मिल रही है। 2017 में एक फार्मूला सरकार ने राज्यों को धन जारी नहीं किया था, जो फार्मूला उन्होंने निकाला था। हालांकि रिपोर्ट से ये पता चलता है कि जो SC ST स्टूडेंट्स के लिए PMS योजना के लिए जो फंडिंग पैटर्न है उसमें संशोधन का प्रस्ताव ये सरकार लाई है। और ये सबसे खतरनाक प्रस्ताव ये इस बात का साबित हो रहा है कि केंद्र सरकार कह रही है कि अब प्रदेश की सरकारें इस स्कॉलरशिप के बजट को उठाए, जबकि इससे पहले 60-40 का रेशियो होता था। अभी की हालात में इस तरीके के प्रस्ताव आए हैं कि 90% बजट जो है अब स्टेट गवर्नमेंट इस पे खर्च करेगी। अब जब स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारी स्कीमों को संचालित करती है, ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलने वाली जो छात्रवृत्ति है उस छात्रवृत्ति का बजट जो है अब 90% अगर स्टेट के ऊपर डाल दिया जाएगा तो बहुत बड़ी तादाद में हमारे स्टूडेंट को ये पैसा नहीं मिलने वाला है। और आप सबको पता है कि बहुत सारे SC स्टूडेंट्स, OBC स्टूडेंट, माइनॉरिटी स्टूडेंट और जो वीकर सेक्शन के स्टूडेंट हैं जिनकी इनकम कम है उनको ये स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति मिलती है। लेकिन अगर ये पैसा केंद्र के बदौलत नहीं मिलेगा और स्टेट पे छोड़ दिया जाएगा तो ये निश्चित तौर से है कि ये बहुत जरूरी स्कीम जिसको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बोलते हैं वो बंद होने की स्थिति में चली जाएगी। पिछले साल का जो हम लोगों ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्थिति का आकलन किया है उसमें अभी भी हमारे स्टूडेंट को किसी को 500 रुपये स्कॉलरशिप मिले हैं, किसी को 1000 रुपये स्कॉलरशिप मिले हैं, किसी को स्कॉलरशिप मिले ही नहीं है। आंकड़े के तौर पे अगर आप देखेंगे कल की उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट को जो हम लोग देख रहे थे, 85 लाख स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है और उन 85 लाख में अभी फाइनल सबमिट नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा लोग। लगभग 33 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फाइनल सबमिट नहीं कर पाए। इसलिए कल 15 तारीख को लास्ट होने वाला था। हम लोगों ने कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से अपने संगठन के अलग अलग जिलाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है कि इसको डेट को बढ़ाया जाए। हालांकि हम कल लखनऊ भी जा रहे हैं, वहाँ पे हम डायरेक्टर समाज कल्याण उनसे भी मिलेंगे कि ये डेट एक्सटेंशन किया जाए। अभी पता चल रहा है कि डेट एक्सटेंशन करने पे विचार किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी यही चीज़ है कि कोरोना के वजह से कॉलेज बंद रहे, कैफे पे सही से नहीं खुले हैं और इधर सरकार ने अपनी पोर्टल ओपन करके रखा है। 15 तारीख लास्ट डेट रखा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस PMS से वंचित होने वाले हैं। हमने उसी को ध्यान में रखते हुए इस बात को सरकार के साथ उठाया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसका लाभ ले पाएँ, उसकी समय सीमा बढ़ाई जाए ताकि सबको स्कॉलरशिप मिल जाए। हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बजट जब केंद्र सरकार राज्य पे डाल देगी तो राज्य सरकारें फिर अपने हाथ खड़े कर देंगी, फिर इनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा। और उस स्कॉलरशिप से प्रभावित न केवल SC स्टूडेंट्स होगा बल्कि OBC भी होगा, माइनॉरिटीज भी होगा और जो जनरल समुदाय के स्टूडेंट जिनको इनकम के आधार पर स्कॉलरशिप मिलती है वो भी प्रभावित होंगे। और इस स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से उनका पूरा एजुकेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा।
हम लोग भारत के प्रधानमंत्री जी को भी 7 मांगों के साथ एक मेमोरेंडम सबमिट करने वाले हैं। उन 7 मांगों को भी हम आपके साथ साझा करेंगे, जिसमें हमारी पहली मांग है कि केंद्र को तुरंत आवश्यक धनराशि आवंटन करने और 62 लाख SC/ST छात्रों की तुरंत लाभान्वित करने के लिए PMS योजना को जारी रखने के लिए जो प्रतिबद्धता है उसकी घोषणा किया जाए। प्रतिबद्ध दायित्व जो कम्युनिटी लायबिलिटी प्रणाली को समाप्त किया जाए, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ 10% देंगे, 90% स्टेट गवर्नमेंट दे, इसको खत्म करके 60-40 का रेशियो रखा जाए, जो पहले से था कि 60% केंद्र पैसा दे, 40% स्टेट पैसा दे, ताकि उसको सही से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाए। 62 लाख SC/ST स्टूडेंट हैं जिनकी छात्रवृत्ति सुनिश्चित करने के लिए पात्र छात्रों को जो PMS की मांग को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष जो केंद्रीय आवंटन को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए किया जाए, जो कि बहुत कम है। उसको हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम 10,000 करोड़ किया जाए, ताकि सभी स्टूडेंट को समय से PMS मिले। सभी पात्र छात्र हर शैक्षणिक स्तर के अंत में अपनी उचित छात्रवृत्ति प्राप्त करें, यह सुनिश्चित करने के लिए जो समयबद्ध शिकायत प्रणाली हो, जो कि अस्वीकार किए गए PMS आवेदन को विलंबन उनका जांच करें और उनको हल निकाले कि उनको भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिले। सभी SC/ST स्टूडेंट्स के लिए वर्तमान में 2.5 लाख की बजाय आय की पात्रता मानदंड को बढ़ाकर 8 लाख किया जाए, क्योंकि इनकम का एक रेशियो जो अभी भी स्कॉलरशिप में वो 2.5 लाख रखे हैं, जबकि एक तरफ आप मानक रखते हैं, उसकी हम लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे गरीब समुदाय के बच्चे, न केवल SC/ST OBC माइनॉरिटी जनरल समुदाय के बच्चे इस आय सीमा को पार न करने की वजह से छूट जाते हैं। हम लोगों ने उनकी भी डिमांड किया है कि इसकी सीमा बढ़ा करके 8 लाख किया जाए। 8 लाख से कम के जो आय सर्टिफिकेट वाले हैं उनको भी स्कॉलरशिप दिया जाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जो CPI उपभोक्ता उन्मूलन सूचकांक और मौजूदा मुद्रास्फीति के आधार पर मासिक PMS की राशि को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कम राशि मिलती है। आज के इसको स्थिति को देखते हुए पिछली गाइडलाइन को ही पालन किया जा रहा है। हम लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप की धनराशि को बढ़ाया जाए, क्योंकि वर्तमान के बहुत सारे खर्चे बढ़ रहे हैं। लास्ट हमारी एक मांग है, जिसको हम प्रधानमंत्री जी को आप सबके माध्यम से और अपने ज्ञापन के माध्यम से भी भेज रहे हैं, कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसको MSJE और मोटा जनजाति मामलों का जो मंत्रालय है, भारत सरकार एक बेहतर निगरानी प्रणाली स्थापित करे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकारों की मांग को समय पर सुना जाए और खाते में धनराशि जारी किया जाए। क्योंकि राज्य की सरकारें हमेशा ये बोल देती हैं कि भाई हमारे पास केंद्र से बजट नहीं आया और हम इसकी वजह से ये आपको स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोग इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। इस पे जो रिसर्च किया है, हमारे साथ भानु जी है दिल्ली से, वो भी कुछ बात जोड़ेगी कि पूरे देश में हम लोग जहाँ जहाँ भी हमारे संपर्क है, उत्तर प्रदेश में हम लोग बुंदेलखंड के अलग अलग जिलों में जहाँ भी हमारे साथ अलग अलग संगठन के लोग जुड़े, उनके माध्यम से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार छात्रों को मिलने वाली इस छात्रवृत्ति की स्कीम को बजट पे कोई वो नहीं करे। अन्यथा की स्थिति में ये बजट बंद अगर होता है तो कई हजार स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई छूटने की नौबत आ जाएगी और फिर वो पढ़ नहीं पाएंगे। वर्तमान में कोरोना की जो त्रासदी चली, कोरोना से लॉकडाउन चला, सरकार ने उसी दौरान अपने पोर्टल ओपन किए हैं। लास्ट डेट कल खत्म होने वाली थी, हम लोगों ने उसके लिए भी डिमांड किया है इस डेट को बढ़ाया जाए। पूरी तरीके से जो शैक्षिक सत्र इस साल का 2020-21 का जो बर्बाद हुआ है, उसकी क्षति आने वाले कई सालों तक शायद ये पूरी हो पाए। अब कोरोना का जो माहौल चल रहा है पूरे देश में, ऐसे में हमारी यही डिमांड है कि केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है, कम से कम स्टूडेंट छात्रों के साथ उनके हित और अधिकारों के लिए खड़ी रहे। तो मैं यही आपके साथ साझा करना चाह रहे थे। आपके कोई सवाल होंगे तो हम लोग बात करेंगे। भानु जी को हमारे साथ ही है, उनको अगर कुछ जोड़ना है तो वो आप सबके साथ जोड़ेंगे। भानु, मैं जो हमारी मांगे हैं मोटी मोटी उन्हीं को एक बार दोहराऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है इन पर जितना हम लोग एम्फोसिस करें वो कम है। 2.5 लाख जो हमारी ये आय है, फैमिली इनकम है, उसको बढ़ा के 8 लाख करना सबसे ज़रूरी है। जो 60-40 का रेशियो है उसको वापस लाया जाए। जो शिकायत ग्रीवेंस मैकेनिज्म है, मैं थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूँगी, ग्रीवेंस मैकेनिज्म है उसको इंस्टॉल किया जाए, उसको सेटअप किया जाए, एक फंक्शनल ग्रीवेंस मैकेनिज्म को सेटअप किया जाए। हम बना ज़रूर देते हैं लेकिन चलता नहीं है, शिकायत कहाँ करें। उनको वो जो भी मंत्रालय इसका देखभाल करते हैं वो भी फंक्शनल नहीं होता है। तो एक जहाँ हम अपनी शिकायतें ले जा पाएँ वो बहुत ज़रूरी है। और
बस मैं यही कहना चाहूँगी। तो रेहाना भी हमारे साथ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के कैंपेन में अलग अलग कैंपों में कॉलेज पे गए हैं, तो उनके भी कुछ अनुभव रहे हैं। मैं चाहूँगा रेहाना से भी कुछ अपनी बात को जोड़ेंगे, और बाकी हमारे कुछ स्टूडेंट्स लीडर हैं जिन्होंने खुद इस संघर्ष को झेला है और अपनी खुद की छात्रवृत्ति की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और भी बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए लड़ रहे हैं, तो वो लोग भी अपनी बात रखेंगे। रेहाना जी, मैं ग्राउंड की अगर बात करूं कि जहां पर हम गांव-गांव में जाके लड़कियों के साथ में काम करते हैं, स्कॉलरशिप तो सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन मेन स्पेशली लड़कियों की पूरी शिक्षा और खासकर ग्रामीण क्षेत्र की सारी महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा, एजुकेशन जो भी है वो स्कॉलरशिप के ऊपर निर्भर करती है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, लॉकडाउन में स्कूल नहीं खुले, ऑनलाइन सारी पढ़ाइयाँ हुई हैं, तो हमारे गांव में जहां राशन की लाइन में खड़े होने के लिए बच्चियां और पानी की लाइन में खड़े होने के लिए बच्चियां एक टाइम निकाल के खड़ा होती हैं, वहां पे स्कॉलरशिप और ये सारी जो भी सूचनाएं थी वो सब ऑनलाइन थी। सबको सोशल मीडिया पे जारी किया गया था, या सोशल मीडिया के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से। और हमारे यहाँ पे इतनी गरीबी है कि लड़कियों के पास फ़ोन के बारे में तो हम सोच नहीं सकते। अगर कभी गांव में भी जाते हैं हम अक्सर तो देखते हैं कि गांव में 50 अगर फ़ोन है एंड्रॉयड, तो लड़कियों के पास शायद ही एक आध फ़ोन होगा। तो जहाँ पे ऑनलाइन सारी पढ़ाई हो रही है और ऑनलाइन सारी सूचनाएं पहुँच रही हैं, वहाँ लड़कियों तक ये सारे एक्सेस कैसे पहुँच रहे हैं कि हमें क्या, कब लास्ट डेट है, कब हमें स्कूल जाना है, कब हमें एनरोल्ड कराना है, कब हमें कैसे कैसे अप्लाई करना है। आय जाति निवास ये बनवाने के लिए हमें तहसील जाना पड़ता है। और हम अपने यहीं लोकल की अगर तहसील की बात करें तो लड़कियां अगर जाती हैं, अगर कोई 15 दिन में या 20 दिन में एक कोविड का कोई पेशेंट कोई अधिकारी ही निकल आता है, तो 15 दिन के लिए पूरा तहसील बंद हो जाती है, कोर्ट भी बंद हो जाती है, सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो वहाँ लड़कियां कितना चक्कर लगाएंगी आय जाति बनवाने के लिए। और हमारे पास तो इतना संसाधन भी नहीं है कि हमारे पास 4 व्हीलर हो या मोटरसाइकिल हो, इतना इनकम हो कि हम 4 बार 6 बार तहसील जाएंगे, 2-4 बार हम स्कूल जाएंगे। हम अपनी बात करते हैं महेवा कदौरा ब्लॉक के गांव की लड़कियों की, तो वो ज़्यादातर 12th में पढ़ने के लिए आर कन्या इंटर कॉलेज है जो कालपी, वहाँ पे जाती हैं। तो वो एक अभी हम लोगों ने एक कैंप लगाया था, एक बच्ची की वो थी, वो अपनी टीचर से डर डर के पूछने आई थी कि मैम क्या ये मेरा सही है। तो जब इतना सब बंद रहा, लॉकडाउन रहा, तो टीचर भी अपने सब घर में रहे ऑनलाइन, तो उनको सब ब्यौरा देना पड़ता है कि हमने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, कैसे किया। वो अपना लिखा पढ़ी में बिजी थे और वो लड़की 2 घंटे तक बाहर बैठी रही कि एक ये पेपर हमारा देख लो, अगर ये हमने सही से अप्लाई किया है स्कॉलरशिप का फॉर्म तो हम इसको सबमिट कर दें। और क्योंकि 15 तारीख लास्ट डेट थी और ये बात है 12 तारीख की, तो वो लड़की 2 घंटे फिर हमसे बोली मैम मेरा ये पेपर चेक करा दो। तो वो मैडम भी बोलती हैं कि आज बाबू नहीं आए और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हमें ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि लड़की 2 घंटे बैठती है और उसको वापस गांव भी जाना है जहां वो 15-16 किलोमीटर पैदल जाती है, उसको अगर कोई साधन नहीं मिलता है तो हम उसकी सेफ्टी को किस तरीके से देखते हैं। तो एक तो सरकार ने वैसे ही सारे गवर्नमेंट स्कूलों की ऐसी वो करके रखी है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन उन बच्चियों तक पढ़ाई पहुँच कैसे पा रही है। आप सारी सूचनाएँ बोल रहे हैं कि हमने सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं, आप घर बैठे कुछ भी कर सकते हो, सारी जानकारी ले सकते हो, पढ़ाई ले सकते हो, आपको टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अच्छा ज्ञान पा सकते हो। अभी तो रिजल्ट में समझ में आएगा, क्योंकि एक बड़ा वो है, अगर कोई बच्चा 12th में फेल हो जाता है तो उसको अगली साल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है। जबकि एक इसमें हमारा एक और कहना है कि जो बच्चा फेल हो गया है, जो बच्चा फेल हुआ है, उसको तो और भी ज़्यादा स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो उसके ऊपर पहले ही से वो उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। अगर वो फेल हो गया तो उसकी पढ़ाई, माँ बाप कैसे उसका खर्चा उठाते हैं, वो कैसे स्कूल जा पाता है, कैसे वो अपनी किताबें ले पाता है। हमने देखा है कुछ बच्चों को जो फेल हो जाते हैं वो दूसरों की पुरानी किताबें, पुराने गैस पेपर लेकर पढ़ते हैं, और गैस पेपर लेने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं। वो स्कूल जाने के लिए स्कूल जाते हैं तो सरकारी स्कूल में लोग बच्चे टीचर पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाते हैं तो वो उनका कुछ अलग ही रहता है। और प्राइवेट कॉलेजों का तो हम कोई बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर प्राइवेट कॉलेजों में अगर हम सोचने लगे कि अच्छी पढ़ाई होती है तो वो पूरी तरह से बच्चे को इंसिस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ पे ट्यूशन लो, टीचर फोर्स करते हैं, जबकि वो एक मतलब नज़रअंदाज तरीके से कह सकते हैं हमने कभी नहीं बोला इनको पढ़ने के लिए, लेकिन उनको सब पता रहता है।
संभावित प्रश्न बताए जाते हैं कि ये प्रश्न आ सकते हैं, छमाही में आपका नंबर अच्छे आएंगे, सालाना में आपको हम मेहनत करवाएंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, वो सब वगैरह है। और उनको स्कॉलरशिप से कोई लेना देना नहीं, आपका मिले या ना मिले। तो ये है कि इन सब चीज़ों के ऊपर देखना पड़ेगा। और जबकि अब तो राज्य सरकार को 90% दे दिया है, राज्य सरकार कितनी अपनी जिम्मेदारी निभाती है वो तो हम सब देखेंगे, इसीलिए इसको सुधार की ज़रूरत है। धन्यवाद। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट लीडर हैं। मनी प्रजापति, आपका कुछ अनुभव है इस छात्रवृत्ति को लेकर? नितिन, आप लोग भी बताइए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपना पिछली साल का, जब मैंने फॉर्म ऑनलाइन करवाया था, तो पिछली साल का अनुभव बताती हूँ। तो पहले से ही मैंने पूछना शुरू कर दिया था, अंकल क्या फॉर्म ऑनलाइन होने लगे स्कॉलर वाले? तो फिर इसके बाद मुझे कुछ दिनों बाद पता चला हाँ होने लगे। तो मैंने फॉर्म ऑनलाइन करवाया, तो फिर वहाँ से बताया गया कि आपका करेक्शन होना है। तो मेरा करेक्शन होने में 15 दिन लगे। इसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस होने लगी। इसके बाद मैं मेरे टीचर्स के पास गई, तो वहाँ पे भी हुआ, और लास्ट में टीचर ने बोल दिया कि अब फॉर्म फुल हो गए हैं और डेट भी निकल गई है, तुम फेल ही हो जाओगी, कुछ नहीं आता है तुम्हें। तो ऐसा मुझे डराने लगे। इसके बाद फिर 2 महीने बाद मुझे कॉल करते हैं कि अपना फॉर्म चेक करके जाओ। ठीक है, मैंने 1 महीना पूरा लगाया था पिछली साल कि मेरा कैसे भी स्कॉलर आ जाए, क्योंकि मेरा अभी तक स्कॉलर आया ही नहीं है और हर साल मैं स्कॉलर भरती हूँ। तो इसके बाद भी अभी मेरा इस BA जब मैं 2nd ईयर में थी तो मेरा स्कॉलर फिर भी नहीं आया। और मैंने टीचर से पूछा था मेरा करेक्शन क्या है, सब पूछा था। इसके बाद भी उन्होंने बोला कि आपको वो कहाँ वहाँ पे समाज कल्याण अधिकारी के पास जाके वहाँ चेक करवाना होगा। तो वहाँ मुझे इतना जानकारी तो थी नहीं, तो मैं वहाँ गई नहीं, बस टीचर से ही अपना पूछा था, वहीं बताया। इसके बाद भी उन्होंने कहा हम करवा देंगे आपका करेक्शन। मेरा स्कॉलर अभी तक नहीं आया, इसलिए मैं इस पोस्ट में MPMS में जुड़ी हूँ और मैं लोगों को भी जागरूक करना चाहती हूँ। मैं अभी गांव में सर्वे करने गई थी, तो OBC का ही किया था। तो वहाँ पे जैसे मेरी मतलब साथी की जो थी 7 किलो, तो उन्होंने अपने चाचा को दे दिया, पापा को दे दिया, भैया को दे दिया। उन्हें पता ही नहीं है कि फॉर्म ऑनलाइन कब होना है, कब से डेट थी और लास्ट डेट कब है। तो फिर मैंने उन लोगों को बताया कि बुआ आप लोग जल्दी कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 15 है। लेकिन अभी उन्हें पता चला कि 27 है, तो अभी उनका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। और इसके बाद अभी मुझे सर्वे में लिखना भी था, तो मैंने उन लोगों से कहा कि अगर आपका हो जाए तो मुझे एक फ़ोटो भी दे देना अपनी। थैंक यू। ये 27 दिसंबर हो गई। हाँ, अभी डेट 27 दिसंबर हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, मेरा नाम राम सिंह है और मेरा भी अनुभव रहा है। मैं जब ITI कर रहा था, जैसी मणि की स्थिति रही है, जैसी मेरी भी रही है, लेकिन मैंने संघर्ष किया स्कॉलर छात्रवृत्ति के मध्य में। मैंने कहा मेरा स्कॉलर नहीं आएगा, मेरी ITI नहीं हो पाएगी, क्योंकि लगभग हमारे SC के जो वर्ग के लोग हैंगे स्कॉलर के आधार पर शिक्षा ग्रहण प्राप्त कर रहे हैं। जब स्कॉलर नहीं आएगा तो हमारी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाएगी। हमारी आशा बहुत कमज़ोर होने लगी है कि मेरा स्कॉलर नहीं आएगा तो हमारा शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाएगी ITI की। तो मैंने पूछने के बाद थोड़ी कमी थी मेरी, मात्र इतनी कमी थी 011-173 जो अनुक्रमांक बोलते हैं, तो 0 के अंतर्गत हमारा स्कॉलर रिजेक्ट कर दिया था, जो फार्म बोलते हैं। तो मैं कॉलेज गया, कॉलेज जाने के बाद फिर कॉलेज में फिर हमने लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद कॉलेज से साइन करवाने के बाद सीधे विकास भवन गए। विकास भवन ने कही कि आपका रिजेक्ट हो गया, नहीं आ पाएगा। उनकी सर आएगा। फिर हमने एक रजिस्ट्री करी है नकलों के लिए, का नाम विकास भवन नकलों के लिए रजिस्ट्री करने के बाद जो कॉपी थी प्रार्थना पत्र की, जो विद्यालय की थी, विकास भवन की थी, वो नत्थी करके, लेकिन मेरी सुनाई होने के बाद अभी जनवरी के हमारा स्कॉलर आया पिछले सत्र में। आने के बाद तो हमको एक जो दुख लगा, हमने इतना संघर्ष तो कर लिया, मेरे जो समाज के लोग हैं तो इतना कैसा संघर्ष कर पाएंगे। आज हमने ग्राम चुरखी में सर्वे किया है, जो हकीकत कुलदीप भाई ने जो बताया है, किसी के पास 251 रुपये आए, किसी के पास 500 रुपये आए। जब हकीकत सत्य बात है, सरकार को विश्वास नहीं होता है, मैं स्टेटस निकाल के हम दिखा सकता हूँ। आज हमने SC का पूरा सर्वे किया है चुरखी में। आज वो स्थिति है कि कम से कम 10-20 लड़के स्कॉलर बिना आज बच्चन की शिक्षा बंद हो गई है।
हमने खुद कहा है बेटा वो आप हमारे जो साथी हैं जो हमसे छोटे हैं, 9th में पढ़ते हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, कई सर जी मैं पढ़ाता हूँ समुदाय शिक्षा केंद्र, निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देने का काम भी करता हूँ। और जिसके पास किताब नहीं है बच्चों को मैं कोशिश करता हूँ आपको हम मदद करेंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे आपका भविष्य बिल्कुल डाउन हो जाएगा। इसलिए आप पढ़ाई परमानेंट करते रहें। आज हमने सर्वे ग्राम चुरखी में किया है, आज ग्राम चुरखी में किया है, बाबई में किया है, रिनिया में किया है, स्वरूपपुर में किया है, 2, 4, 5 गांव में किया है। आज लगभग हमने टोटल हमारे पास पूरी रिपोर्ट है, लगभग 100 से 150 तक लड़के स्कॉलर न मिलने के कारण इनकी पढ़ाई बंद हो चुकी है। हमको भी तकलीफ होता है। आज हमको भी स्कॉलर इतनी मेहनत नहीं करते। हमने भरोसा दिया बच्चों को, हमारे जो साथी है भाई आपके लिए हम तन मन धन हम आपके साथ में हैं और आप शिक्षा बिल्कुल डाउन नहीं करो, पढ़ाई के लिए शिक्षा जरूर ग्रहण करो। मैं सरकार से मांग करते हैं और मैं सरकार से खुद निवेदन करना चाहता हूं, जो छात्रवृत्ति है अधिक से अधिक ध्यान रखें और जो छात्रवृत्ति आप नहीं दोगे तो बच्चों का शिक्षा बिल्कुल बंद हो जाएगी, शिक्षा ग्रहण आगे नहीं कर राम सिंह चुरखी से। और इसके साथ साथ हम भी भरोसा रखते हैं सरकार को, वो हमारी सरकार जो केंद्र एवं राज्य सरकार सुन रही होगी और मेरी आवाज़ पहुंचेगी, तो मैं भरोसा रखता हूं जो हमारे ग्राम चुरखी में अलग अलग गांव में हमारे ब्लॉक जो 9 ब्लॉक हैं जिला जालौन में, आज वो स्थिति है कि वो स्थिति का परिवर्तन हो सके और आगे बढ़ सके। ओके, बढ़िया। नितिन आप कुछ जोड़ेंगे? हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं PMS से जुड़ा उसके बाद अपने गांव में गया सर्वे करने के लिए, तो उसमें 90% बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप के माध्यम से ही आगे पढ़ाई अपनी जारी रख पा रहे हैं। तो उसमें हम भी हैं, मतलब हम ITI कर रहे थे जब स्कॉलरशिप हमने अपना अप्लाई कराया तो हमारा भी रिजेक्ट कर दिया गया, जिसमें कोई भी वजह नहीं लिखी गई कि क्यों रिजेक्ट किया गया। उसके बाद हमने अपने स्कूल में कंप्लेन भी की, तो स्कूल वालों ने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और वो तो केंद्र सरकार की रिजेक्ट करता है। तो हम भी स्कॉलरशिप के भरोसे ही आगे पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने ITI छोड़ दी और BA फर्स्ट ईयर में। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जितने बच्चे स्कॉलरशिप के भरोसे पढ़ते हैं उनके पास नहीं है फीस देने के लिए, तो उनको ऐसा ना किया जाए, मतलब उनको स्कॉलरशिप दी जाए। तो साथियों बहुत सारे सवाल हैं जो हम लोगों ने अभी लगभग 150 स्टूडेंट्स की स्टोरी कलेक्ट किया है, और वो स्टोरी ऐसी है कि अगर एक एक स्टोरी शेयर करेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे ही समाज से हैं, और वो दलित हैं, OBC हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। आप देखेंगे कि उनको किस तरीके से एक तो फैमिली को कोरोना ने प्रभावित कर दिया, कॉलेज पूरी तरीके से बंद हो गए, और कॉलेज के बाद स्कॉलरशिप भी नहीं मिली। उनके पेरेंट्स ने बोला है कि अब बस पढ़ाई बंद करो, हमारे पास कुछ है तो हम आपकी शादी कर देंगे, खासतौर से गर्ल्स के लिए आप जाओ। लेकिन एक लड़की या लड़का जो पढ़ना चाहता था वो उसकी पढ़ाई पूरी तरीके से विड्रॉ हो रही है, ड्रॉप आउट हो रहे हैं। हम लोग इसीलिए अलग अलग रिसर्च एनालिसिस के साथ, एविडेंस के साथ सरकार के साथ एडवोकेसी कर रहे हैं कि सरकार इस चीज़ को समझे, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसको ना तो कोई राजनीतिक पार्टी उठा रही है, ना ही कोई संस्थाएं उठा रही हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का मुद्दा है। लोग जानते हैं कि वो पढ़ने गए हैं, उनको स्कॉलर मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा क्या लेना देना। इसलिए हमारे संगठन ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग छात्रों की उस आवाज़ को उठाएंगे जिसमें उनको ये स्कॉलरशिप मिलती है, और ये केंद्र शासित स्कीम है, प्रदेश की स्कीम है, दोनों का कंबाइंड बजट है। और ये इसलिए हम लोगों ने डिमांड किया कि जब 16 जुलाई 2019 को हमारे भारत सरकार के राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया जी ने जब लोकसभा में एक क्वेश्चन उठाया था, मैंने उनका प्रश्न संख्या भी लिया है संसद में, प्रश्न संख्या 3/862 है, उसमें उन्होंने ये प्रतिक्रिया किया था, सरकार की तरफ से जवाब दिया था कि अब केंद्र सरकार बजट नहीं उठाएगी स्कॉलरशिप का, इसकी जिम्मेदारी अब राज्यों की होगी। और वो जाके अब नीति बन जाएगी। तो केंद्र सरकार ने जैसे ही हाथ उठाया, तो आप सब जानते हैं जिसमें 60-40 का रेशियो होता है वो तो स्कीमें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। अगर पूरी स्कीम इनके ऊपर डाल दिया जाएगा तो केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कहेगी मेरे पास बजट ही नहीं है। तो इसलिए ये चिंता है। हम लोग आज से ये नारा दे रहे हैं कि सेव PMS, स्कॉलरशिप बचाओ, छात्रवृत्ति बचाओ। उसी के लिए हम लोग एक कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन भी करके प्रधानमंत्री जी को हम लोग सबमिट कर रहे हैं, ऑनलाइन पिटीशन भी हम लोग कर रहे हैं, कोर्ट में भी हम लोग जाएंगे और सरकार को अलग अलग एविडेंस क्रिएट करके उनको दे रहे हैं कि भाई अगर आपने ये स्कीम बंद कर दी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको सरकार के समय पे सरकार ने उनको यूथ पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व किया, और ये स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक से लेकर के पोस्ट मैट्रिक PhD और MPhil लेवल तक जाती है।
जिसको राजीव गांधी फेलोशिप बोलते हैं। कई तरीके के फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं, इसकी स्कॉलरशिप स्कीम है। अगर ये बजट नहीं आएगा तो ये स्कीमें बंद हो जाएंगी और ये स्कीम बंद होने का सीधा प्रभाव हमारे स्टूडेंट्स पे पड़ेगा। वो ना केवल दलित स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी वीकर सेक्शन के स्टूडेंट हैं, सबके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमने आप सबके साथ इस बात को साझा किया है कि शायद आप लोग जिस तरीके से हम लोगों के साथ उस आवाज़ को लिखते हैं, लोगों तक पहुंचती है, ये भी कल के एक रिपोर्ट बनती है कि कम से कम मीडिया ने भी उस चीज़ को अटेंशन किया है। और ये जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, ये आंकड़े में सबसे बड़ा भूमिका हमारे साथ जो मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं उनके थ्रू हमें मिले हैं। तो हमारी ये आरटीआई के आंकड़े जो मिले हैं, मीडिया आप सबके माध्यम से जो रिपोर्ट्स मिली है, उनको कंपाइल करके हम लोग ये स्टडी कंपाइल किया है, जिसको हम लोग अभी स्टेट गवर्नमेंट को भी देंगे। कल भी हम लोग लखनऊ जा करके वहाँ पे डायरेक्टर समाज कल्याण और प्रमुख सचिव के यहाँ पर भी सबमिट करेंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ पर भी सबमिट करेंगे। और हम लोगों की यही डिमांड है कि उत्तर प्रदेश जहाँ 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स हर साल PMS में आवेदन करता है, उसका क्या हाल होगा अगर ये बजट कटौती हो जाएगी। इसी को लेकर के हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप सबके साथ हम लोगों ने ये बात साझा किया है। आप में से किसी का अगर कोई सवाल है तो आप मेरे साथ पूछ सकते हैं। हम लोग की टीम का जो अनुभव है, जो रिसर्च है, उसके आधार पर हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू।